हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। गाइस, आज मैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी के पेपर लेके आ चुका हूँ। जो सारा पेपर है हिंदी का सॉल्व पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो फिलहाल मैं आपको पार्ट सेकंड दिखाऊंगा, उसके बाद पार्ट फर्स्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको 12th क्लास की जो पार्ट सेकंड की MCQ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इस सभी को पढ़ लेना है, प्रिपरेशन कर लेनी है। ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स है अच्छे खासे आएंगे। फिर मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो गाइस, फिलहाल करते हैं पार्ट सेकंड को शुरू। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो गाइस, फिलहाल मैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी के पेपर की MCQ लेके आ चुका हूं, जिसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और 2022 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं हिंदी के एग्जाम में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, पहले मैं आपको सेकेंड पार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, उसके बाद जो वीडियो के लास्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ वो भी आपको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली आप उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे खासे आएंगे। तो फिलहाल मैं बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में आपके सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जो एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस है आज की इस वीडियो में आपको विद सॉल्यूशन के साथ इन सभी को बताऊंगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं परीक्षा के लिए। तो फिलहाल प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो मैं आपको सभी के जो आंसर है वो साथ साथ बताता जाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसलिए पता होगा संधि के 3 भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर है गै। इसके बाद प्रति प्लस उपकार की संधि है, तो प्रति प्लस उपकार की जो संधि है वो है गै, इसका सही उत्तर है प्रत्युपकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो आपको बताना है अत्याचार का जो संधि विच्छेद है वो क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका सही उत्तर है ख, अति प्लस आचार। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, जिस समास में दोनों पर समान रूप से प्रधान हो वो है, तो आपको बताना है जो प्रश्न नंबर 4 का जिस समास में दोनों पर समान रूप से प्रधान है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है ख। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, दाल रोटी का विग्रह होगा, तो आपको बताना है दाल रोटी का विग्रह। तो आपको दाल और रोटी को अलग अलग करना है, तो इसका सही उत्तर है गै, दाल और रोटी इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 5 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, वनवास का समास विग्रह होगा, तो आपको बताना है जो वनवास है इसका समास विग्रह क्या होगा। तो प्रश्न नंबर जो आपका 6 है इसका आपका सही उत्तर है गै, वन में वास आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न नंबर जो 7 है आपका, इसमें आपको वाक्य संशोधन करना है। तो आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है तुम तुम्हारे घर जाओ, इसका आपको वाक्य संशोधन करना है। तो इसमें कह दिया हुआ है तुम अपने घर जाओ, और कह दिया है घर जाओ तुम अपने, और कह दिया है आपको अपने घर जाओ तुम, और कह दिया है आपको घर तुम अपने जाओ। तो प्रश्न नंबर 7 का जो आपका सही उत्तर है वो है कै, तुम अपने घर जाओ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कह दिया हुआ है आपको वह लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं वे लोग अच्छे हैं वे। तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका सही उत्तर है ख, वे लोग अच्छे हैं इसका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है, तो आपको बताना है जिनमें एक ही जो शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है गे, इसका सही उत्तर है अनुप्रास। तो रे की आवृत्ति बार बार हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 बार आवृत्ति, यानी 2 से ज्यादा बार यदि एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद होता है वह अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका सही उत्तर है कै, रूपक अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों अभेद होते हैं तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका सही उत्तर है गै, यानी पंथी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, तो चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में है, तो इसका सही उत्तर है गै। इसके बाद कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे के पीछे छिपी किसकी कविता है, तो ये कविता है कै, क्रूरता की। इसके बाद कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है,
तो आपको बताना है कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है जो आपके कैमरे में बंद अपाहिज है। तो प्रश्न नंबर 14 का आपका सही उत्तर है ग, दर्शक और अपाहिज को रोते हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, शहर स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका सही उत्तर है क, कमजोर। इसके बाद शहर स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 16 है इसका सही उत्तर है घ, अंधेरी गुफाओं में। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, शहर स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती। तो प्रश्न नंबर जो आपका 17 है इसका आपका सही उत्तर है ख, बर्दाश्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है। तो ऑब्वियसली गाइस ये आपको क्वेश्चन पता होगा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको जो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो काफी हल्का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है। तो इसका सही उत्तर है क, राम। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 20 है इसका आपका सही उत्तर है ख, शंख की तरह। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, सदके फराक एजाज सुखान के कैसे उड़ा ली है ये आवाज पंक्ति में भाषा कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 21 का आपका सही उत्तर है घ, उर्दू फारसी। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है। तो प्रश्न नंबर 22 का आपका सही उत्तर है क, पक्षी की। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया। तो श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया, इसका सही उत्तर है क, यानी पत्नी की। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, लेखिका द्वारा पुकारी जाने वाली भक्तिन क्या कहती थी। तो प्रश्न नंबर 24 का आपका सही उत्तर है ख, यानी आई। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि भक्तिन का जो विवाह है किस उम्र में हुआ। तो कमेंट सेक्शन में आपको प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 25 का उत्तर हमें बताना है, ताकि हमें पता लग सके कि ओबियसली आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो। यदि आप नहीं बताया जाता तो आप हमसे बताइए, हम आपको बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका 26 है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया। तो प्रश्न नंबर आपका 26 का सही उत्तर है क, पत्नी के साथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया। तो प्रश्न नंबर 27 का आपका सही उत्तर है घ, कुमार सुधार सभा का। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था। तो प्रश्न नंबर आपके 28 का आपका सही उत्तर है ख, काला खां। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, लुट्टन पहलवान के चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया। तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया, ख, यानी श्यामनगर के दंगल में। इसके बाद प्रश्न नंबर 30, साफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी। तो प्रश्न नंबर आपके जो 30 है इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 30 का आपका ग, यानी लाहौर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो प्रश्न नंबर 31 का आपका सही उत्तर है ख, श्रम विभाजन को। तो गैस इसके बाद प्रश्न नंबर 32, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा। तो इसका सही उत्तर है ग, समता। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, साफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी। तो प्रश्न नंबर 33 का आपका सही उत्तर है ग, सिख बीवी के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 34, पुड़िया में क्या था। इसका प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर है क, नमक। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली। तो कहानी की जो पुस्तक है वो कस्टम अधिकारी को कब मिली। तो प्रश्न नंबर आपके 35 का सही उत्तर है ख, सालगिरह के अवसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 36, श्रम विभाजन को जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो प्रश्न नंबर 36 का आपका सही उत्तर है घ, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 37, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। तो प्रश्न नंबर 37 का आपका सही उत्तर है ग, 2003 में।
किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 38 का आपका क्या पूर्णकालिक पत्रकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर जो आपका 39 है, प्रश्न नंबर 39 गाइस ध्यान से देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है? तो प्रश्न नंबर 39 का आपका सही उत्तर है घ संवाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थित हुआ? तो प्रश्न नंबर 40 का आपका सही उत्तर है ग यानी गोवा में। तो गाइज मैंने आपको पार्ट सेकंड बता दिया है। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पार्ट फर्स्ट में आपके जो क्वेश्चन है उनकी जो सॉल्यूशन के साथ मैं आपको अभी बताऊंगा, तो कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उनकी भी प्रिपरेशन कर लेना, तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स है वो अच्छे खासे आएंगे। तो करते हैं पार्ट फर्स्ट को शुरू। तो इसके बाद गाइस जो पार्ट फर्स्ट है 12th क्लास हिंदी का पेपर का, तो ऑब्वियसली आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रिपरेशन कर लेना अच्छी तरीके से। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेना। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ सभी क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन सभी के जो सॉल्यूशन है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो अभी आपको फिलहाल इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप सभी इन क्वेश्चंस के एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन सभी की जो आंसर है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ऑब्वियसली आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेना। यदि आपके पास यदि अपना रिवीजन लेना चाहते हो तो वो भी ले लीजिए जल्दी से जल्दी। यदि आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे खासे आएंगे। तो फिलहाल आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। सो गाइस अब बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। तो गाइस आपको बताना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो और एक बार पढ़ लो कि जो आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ पे बनाना है, यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ बनाना है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो। और ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, जो जूझ वाला जो आपका पार्ट है, तो आप उसकी भी जो प्रिपरेशन है अच्छी तरीके से कर लेना। उसमें आपको जो जूझ पाठ में बचपन में जो लेखक के मन में पड़ने वाले जो प्रति के क्या विचार थे तो उनके बारे में आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार नोट डाउन कर ले और पढ़ लीजिएगा। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हर बार जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो। मैं आपको धीरे धीरे एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब जो पहलवान का ढोलक वाला पार्ट है आप इसको भी पढ़ लेना, और भक्तिन की जो किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में इसे भी पढ़ लेना। ऊपर वाले तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। और ये जो ये क्वेश्चन है आप सबसे नीचे ये वितान में से आता है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन जो काले मेघ पानी दे संस्मरण जो मूल भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद आपको पहलवान के ढोलक की जो क्या विशेषताएं और जो गांव में उसका क्या असर पड़ता था तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको भक्तिन की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है गाइस ये, काफ़ी बार जो आपके एग्जाम में